अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लैंड लेजर लेवलर यंत्र की विशेषताएं और उसकी उपयोगिता। आंवला से कैंडी बनाकर किसान कमा सकते हैं अधिक आमदनी। हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर खेती की जमीन ऊपर नीची और ढलान वाली है। ऐसे खेतों में सिंचाई के साथ साथ अन्य कृषि यंत्र से कार्य करने में किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने लैंड लेवर यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। नाम रखे हैं लेजर लैंड लेवलर, जो कि एकदम प्रिसाइज लेवलिंग करता है। लेकिन किसान के खेतों के लिए, खेत के अलावा ये सिविल पर्पस से भी यूज होता है। जहाँ पे कि लैंड को हम लोग समतल करने के काम करते हैं, वहाँ भी लोग व्यवहार करते हैं इसका। किसानों को अपनी फसलों से कम उत्पादन मिलने के कई कारण होते हैं। इन्हीं में से एक है खेत का समतल न होना। जी हाँ किसान भाइयों, खेत समतल नहीं होने पर बीज, खाद, सिंचाई, जल और कृषि कार्य में मेहनत अधिक लगती है, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। लेकिन यदि किसान लैंड लेजर लेवलर यंत्र खेत का समतलीकरण करें तो खेत एक समान समतल हो जाते हैं और इसके कई फायदे हैं। आइए जानते हैं। लेवलर बहुत ही फायदेमंद है। आप देखेंगे कि जो लेजर लेवलर से अगर हम फील्ड को जो लेवल करते हैं तो बहुत ही बारीकी ढंग से होता है, यानी प्रिसाइज लैंड जो है लेवल हो जाता है। उससे क्या होता है कि अगर प्रिसाइज आपका एकदम एक जैसा समतल भूमि पूरे फील्ड आपका खेत है, तो उसमें जो हम पहले तो सबसे पहले हम बिचड़ा जो छिड़कते हैं वो सही जाएगा मात्रा में। इसके अलावा समतल खेतों में कृषि कार्यों को करने, कृषि यंत्रों को चलाने और सिंचाई जल का समान रूप से वितरण करने में काफी मदद मिलती है। साथ ही खाद और बीज की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम लगती है। अगर इससे और आप देखेंगे कि मशीन की बात करें तो लेजर लेवलर से हम लोग कैसे समतलीकरण करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ट्रैक्टर में एक बंधा हुआ बकेट होता है, उसको हम लोग बकेट बोलते हैं, जो कि मट्टी को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह। जहाँ पे ऊंचा है वहाँ से कट करता है और जहाँ नीचा है उसको फिल करता है। एक तो वो हो गया, बकेट हो गया। दूसरा, उसी ट्रैक्टर पर जिस पे बकेट लगे रहते हैं उस पर कंट्रोल यूनिट लगा रहता है। वो ऑटोमेटिक मोड रहता है और सेमी ऑटोमेटिक मोड रहता है, मैनुअली भी कर सकते हैं। दूसरा जो होता है हमारा ट्रांसमीटर यूनिट होता है, ट्रांसमिटिंग यूनिट, जो कि हमारा खेत के बाहर हम लोग लगाते हैं। और एक होता है कि वो जो ट्रांसमिट करता है उसको, वो उस रे को वो लेने वाला इमीटर होता है, जो ट्रांसमिट जो लाइट होता है, एक बीम होता है, उसको वो के द्वारा कंट्रोल यूनिट में आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले हम खेत की जो हमारा खेत होगा उसमें एक स्केल रहता है जो लेजर लेवलर में। उससे हम लोग 2-4 जगह या 10 जगह या 15 जगह हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग लेने से होता है कि आपका खेत
क्यों रैंडमली लेते हैं कि मैंने कहीं कहीं से ले लेते हैं। उससे होता है कि हमारा खेत का कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, उससे हमारा पता चल जाता है। उसकी जो डाटा हमने लिया स्केल से, उसको हम लोग जैसे हम लोग 15 डाटा लिए, 15 जगह से हम लोग उसका रीडिंग लिए, तो उसके बाद 15 से डिवाइड कर देते हैं। उससे हमारा एवरेज निकल जाता है। एवरेज निकलने के बाद जहाँ एक एवरेज आएगा, जहाँ पे एक नंबर आएगा, एक स्केल से जो हम लोग किए हैं वो एक नंबर आएगा, उस पर हम लोग ट्राइपोड के द्वारा ट्रांसमीटर को बाहर खेत पे उसके अनुसार फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा बकेट जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है और जो उसमें एक जो यूनिट लगा हुआ है जो कि हमारा रे को, जो ट्रांसमीटर यूनिट का जो रे है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो हम लोग उसमें सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लेते हैं, और बांटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग लेवल करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, लेवल करने के बाद फिर हम एक बड़ा जो छोटा छोटा हमारा टुकड़ा है उसके बाद पूरे खेत को हम लोग एक साथ मिला देते हैं। इससे हमारा जो कॉस्ट आता है वो कम आता है। अगर बड़े खेत को अगर हम करें, एक ही बार में करें, तो उससे हमारा कॉस्ट भाग जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें कि अगर आपका 8 से 10 सेंटीमीटर अगर आपका खेत एंडुलेशन है यानी उबड़ खाबड़ है, तो हम जो इससे लेवल करेंगे, इससे अगर 3 से 4 घंटा का लगभग समय लगता है अगर सही ढंग से करें तो। और इसका जो अनुमानित जो खर्च आएगा, चूँकि हमारा लेजर लेवल चलता है 55 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से, तो अगर हम इसका अनुमान जो मूल जो लागत लगता है जो लेवल करने में, अगर जो प्रिसाइज करने में हमारा लगेगा, वो करीब 3500 से 4000 के रुपये के आसपास प्रति हेक्टेयर वो लगता है। किसान भाइयों, जहां तक इस यंत्र की कीमत की बात है तो ये इसके पावर पर आधारित होती है। सामान्य बाजार में 3.5 लाख से 7 लाख तक के लैंड लेजर लेवलर मशीन उपलब्ध हैं। किसान इसे आपस में समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। लैंड लेजर लेवलर यंत्र एक काफी महंगी मशीन है, इसलिए लंबे समय तक और सुगमता पूर्वक ये मशीन कार्य करे, इसलिए इसकी समय समय पर देखरेख और मरम्मत करना जरूरी होता है। हाँ, इसका मेंटेनेंस है कि जब भी आप, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स किट लगे हुए हैं, जो ट्रांसमीटर हमारा है, मीटर है और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, तो जब भी लेजर लेवल करके आते हैं तो इसको आप आराम से साफ़ कर लें, सूखे कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद इसके साथ एक बक्सा दिया जाता है, उसमें आप रख लें। और रखने के बाद जो ट्रैक्टर जो हमारा बकेट है, जहाँ पे ग्रीस लगाने का जगह है, पहले तो उसे धो ले, पानी से धो ले। उसका जहाँ ग्रीस लगाने का, मोबिल लगाने का जगह है, वहाँ पे ग्रीस लगा दे, मोबिल लगा दे, और इसे कहीं ठंडे जगह पे पन्नी से ढक करके रखे, तो ताकि इसका जो लाइफ है वो अच्छा रहता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में आंवले की खेती अच्छे खासे क्षेत्रफल में की जाती है और अभी इनके बागों में फलों की तुड़ाई का काम चल रहा है। आमतौर पर किसान आंवले के फलों की तुड़ाई करके सीधे ही बाजार में बेचते हैं और कुछ किसान इनके सह उत्पाद जैसे मुरव्वा, आंवला, सुपारी, कैंडी इत्यादि बनाकर बेचते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। राजस्थान जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान कैलाश चौधरी भी एक ऐसे ही किसान हैं जो कि कई सालों से आंवले की कैंडी बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कैंडी बनाने की तकनीक और उसके लाभ के बारे में। मैं जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती में हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आंवला, एलोवेरा, जामुन, बेल, ऐसे 8-10 चीज़ों की मैं फार्मिंग करता हूँ और उनकी प्रोसेसिंग करता हूँ। अब मैं आपको आंवले के कैंडी के बारे में बताऊँगा। आंवला फ्रेश आता है तो इनको हम पानी के इस स्टोरेज में कर लेते हैं इकट्ठा, जिससे धुल भी जाता है ये, और ये हफ्ते 10 दिन आराम से इसमें सुरक्षित रह जाता है। इनको निकालने के बाद में
हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद में जो मोटा आंवला होता है उसको उबालते हैं। अपने भट्टियाँ हैं, बॉयलर है, गैस की भट्टियाँ हैं, ऐसे 6-7 वो हैं स्पॉट अपने बॉईल करने के। बॉईल करने के बाद इनको ठंडा करते हैं आंवले को। वो टंकियाँ बना रखी हैं ये आरसीसी की टाइल्स लगा के। उसके बाद में ठंडा होने के बाद में इनकी सेगमेंट फांकों को अलग अलग करते हैं। फिर इनको धोएंगे। धोने के बाद में शुगर सिरप में डालेंगे और ये हफ्ते भर में मीठी हो जाएंगी। कैंडी बनाने के लिए आप चीनी की चाशनी किस प्रकार से तैयार करें ताकि आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त कैंडी प्राप्त हो सके और अधिक आय प्राप्त हो सके? इन भट्टियों में शुगर सिरप तैयार करते हैं हम। चाशनी पहले 50 ब्रिक्स की तैयार करते हैं। शुगर सिरप के साथ इनको भिगो देते हैं, डिप कर देते हैं। और ये 50% की शुगर सिरप है और ये इसमें 3-4 दिन इसमें रखते हैं तो ये काफ़ी चीनी अंदर सोख लेते हैं और आधे मीठे हो जाते हैं। इसके बाद में इनको निकाल करके और 80 ब्रिक्स की चाशनी में दूसरे ड्रम में पलट देते हैं। इन ड्रमों में हमने मोटी चाशनी करके डाली हुई है और इनमें 4-5 दिन इसमें रहेगा ये कैंडी और फिर ये 8-10 दिन में बिल्कुल मीठी हो जाती है। मीठी होने के बाद में इनको बांस की छाबड़ियों में झाड़ लेते हैं। झाड़ने के बाद चाशनी नीचे निकल जाती है। कैंडी बनाने के लिए आपको आंवल के फलों को सुखाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उन्हें धूप में न सुखाएं। तो क्या है इन्हें सुखाने की प्रक्रिया? चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। और इनको फिर झाड़ने के बाद ड्रायर, जो हमारे यहाँ सोलर टनल ड्रायर लगे हुए हैं, पॉली टनल, उनमें सुखा देते हैं। तो 4-5 दिन में वो सूख जाती हैं। उसमें सर्दियों में, गर्मियों में तो 1 दिन में, 2 दिन में सूख जाती हैं। फिर उनको इकट्ठा करके मीठी बेचनी हो तो वो मीठी ऐसे के ऐसे पैक करके बिक जाती है। यदि नमकीन बनानी हो तो फिर उनमें कई तरह का मसाला मिला देते हैं तो वो चटपटी कैंडी हो जाती है। ड्रायर में जो 3-4-5 दिन बाद में कैंडी सूख जाती है वो ऐसी सेफ हो जाती है। इनकी जो इस ट्रे में हमने वहाँ से निकाल के इसमें भर ली। अब इसको 1-1 किलो की पैकिंग में, आधी किलो की पैकिंग में, 200 ग्राम की पैकिंग में या बल्क कट्टा 40-50 किलो का ये मार्केट में दे देते हैं। यदि इनको चटपटी बनानी हो तो ये इन पे मसाला कोटिंग कर देते हैं। तो उसमें हम काली मिर्च, काला नमक, अदरक पाउडर, जलजीरा, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो वो थोड़ी अलग टेस्ट बन जाता है। आजकल एक नया रिवाज और हो गया गुड़ की कैंडी। गुड़ से बाहर वाले तो हम चीनी के बजाय उसमें गुड़ यूज़ करते हैं। गुड़ की चाशनी बना लेते हैं, गुड़ में बनाते हैं उन कैंडियों को। तो धीरे धीरे आजकल उस गुड़ का चलन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। 100 किलो आंवला लिया, 100 किलो चीनी ली अपन ने, तो 1000 रुपये अपन मोटे आंवले का माने, 3500 रुपये चीनी का माने, 4500 रुपये तो ये हुआ और 1500 रुपये अपन प्रोसेसिंग लेबर, ये गुटके वगैरह ये मान लें तो 6000 रुपये लागत आई। तो ऐसा सारा करें तो ये 6000 रुपये में 100 किलो आंवले की कैंडी बन जाती है। और इसकी रिकवरी आती है तकरीबन 65 से 70 किलो। 65-70 किलो को अपन 150 रुपये से भी बेचें तो 10,000 रुपये का ये बिकता है। और ये 10 से 11,000 रुपये के बीच में इसकी 65 से 70 किलो कैंडी फाइनल बनती है इसमें, और ये आराम से बिक जाती है। किसान ये समझिए कि 6,000 की लागत लगाएगा तो 10,000 रुपये, 11,000 रुपये आराम से कमा सकता है। और आजकल बड़ा प्रचलन है, ये ड्राई फ्रूट की तरह है। सब आजकल जागरूक हो गए, उनको छुटा करके आंवला कैंडी खिलाते हैं। बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, नौजवान भी, औरत भी, हर उम्र का ये आराम से खाता है। तो 1.5 पैसा तो कहीं नहीं जाता। जितना किसान खर्च करेगा ना चीनी में या अपने फ्रूट को मार्केट वैल्यू भी मानेगा, तो ये छोटे छोटे गृह उद्योग बहुत लग सकते हैं। बहुत गैप है अभी। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देगा। ये स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये जितने प्रोग्राम हैं
एग्रीकल्चर ऐसी फील्ड है जिसमें 10 करोड़ 20 करोड़ को रोजगार मिल सकता है, सबका अच्छा स्वास्थ्य सुधर सकता है, उससे स्किल्ड होगा, देश में बहुत बड़ी जागृति क्रांति आएगी। ये बहुत बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर की, जिसमें रोजगार 10-20 करोड़ रोजगार मिल सकते हैं। अपने प्रदेश में गाय भैंसों का पालन मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में पशु कई तरह की समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है। तो पशुपालक भाइयों, आप किस प्रकार से करें पशुओं की देखभाल, इस बारे में अपने उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वर्मा। इस समय जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, उस तरह से हमें अपने पशुओं के देखभाल में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो पशुओं के आहार में करने की आवश्यकता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पशुओं की जो आहार खिलाते हैं उसमें अचानक परिवर्तन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक परिवर्तन करने से समस्या ये आती है कि जो पशुओं का पाचन तंत्र होता है वो अच्छी तरह से उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उनमें डायरिया की समस्या, दस्त होने लगते हैं, इस टाइप की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अगर दुधारू पशुओं के लिए आहार की बात की जाए तो 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखे चारे की आवश्यकता होती है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, इस समय पशुओं के आहार पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों वाला अच्छा आहार खिलाएं, ताकि हमारे पशु अच्छी तरह से अपने शरीर को रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं से हमें उत्पादन मिल सके। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि पशुओं में जब हम उसे भूसा या कुट्टी खिलाते हैं उसमें कुछ खास पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम उन्हें पोषक तत्व अलग से मिला के खिलाएं, चाहे वो हम मिनरल मिक्सर के रूप में खिला सकते हैं या जो हम उन्हें बाट खिलाते हैं उसमें अलग अलग तरह के अनाज मिलाना आवश्यक होता है। जो अलग अलग तरह के अनाज हैं उसमें गेहूँ मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, जई मिला सकते हैं। 100 किलोग्राम संतुलित आहार बनाने के लिए गेहूं या धान का चापड़ 30 किलोग्राम, दलिया 30 किलोग्राम, खली 20 किलोग्राम, चूरी 17 किलोग्राम, खनिज 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम की जरूरत होती है। इन सभी अवयवों को मिलाकर संतुलित आहार आप बना सकते हैं। इस तरह से जो अलग अलग तरह के हम अनाजों से तैयार हुआ बाट हम अपने पशुओं को खिलाएंगे तो अलग अलग चीजों से उन्हें अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो आसानी से पूरी हो जाएगी और पशु स्वस्थ रहेगा। गर्मियों में एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे पशुओं को बहुत जल्दी लगभग हर 2 घंटे के अंतराल पर हमें उन्हें पानी अवश्य पिलाना चाहिए और दिन में कम से कम 3 से 4 बार उन्हें हमें नहलाना चाहिए, ताकि गर्मी की वजह से उन्हें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदावार दे सकें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई धान का रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय बाली निकलने की अवस्था है उसमें सिंचाई करें। बसंतकालीन मक्के की बुआई हेतु उपयुक्त समय है। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं।
कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम हेतु क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार के कृषक राजेश्वर प्रसाद, आप तिल की उन्नतशील किस्में एवं बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश्वर प्रसाद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, अगर आप तिल की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो आपको अच्छा आमदनी प्राप्त होगी। यह एक नकदी फसल है। इसमें किस्मों का जाना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन से किस्म हैं जो आपको अच्छा उपज दे सकती है। किसान बंधु, ये जाने एक किस्म है कृष्णा। कृष्णा तिल जो है काला होता है और ये पूरे बिहार के लिए, उत्तरी और दक्षिणी बिहार में आप इसको सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। यह किस्म जो है करीब 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और किसान बंधु को 6.5 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा और चाहते हैं तो एक कालिका आती है, ये भी किस्म है तिल की। इसके अलावा एक सफ़ेद के रूप में एक किस्म आती है कांके सफ़ेद। यह दक्षिण बिहार के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। एक अच्छी किस्म निकली है प्रगति। यह सफ़ेद होती है, सबसे अच्छी उपज देती है और इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम होता है। किसान बंधु, तैयारी विशेष नहीं है। इस समय आप खेत की जुताई कर दे, खरपतवार निकाल दे और उसके बाद से आप इसको लगा सकते हैं। अब इसके बाद आती है खाद और उर्वरक की व्यवस्था करना। किसान बंधु, अगर आपके पास कंपोस्ट या गोबर की व्यवस्था हो तो 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप ये इसको लगाने के 1 माह पहले दे देते हैं तो बहुत अच्छा उपज हो जाती है। इसमें जो है किसान बंधु को 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। लगाने के लिए आपको 4 केजी बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छा माना गया है, उपयुक्त होता है। लगाने से पहले किसान बंधु को चाहिए कि आप बीज को अवश्य ही उपचारित कर ले। इसके लिए थीरम दवा आती है जो 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आपको इसको उपचारित करके लगाना चाहिए। लगाने की दूरी किसान बंधु को 30 × 15 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, ये मेंटेन करना चाहिए उनको। तो इस तरह से जो किसान बंधु तिल की खेती करते हैं तो इसका उपज अच्छा पड़ता है और इसकी दाने अच्छे रहते हैं और मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जल दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। बदलते मौसम में कैसे करें मधु बॉक्सों और मधुमक्खियों की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।